नमस्ते, मैं चंद्रभूषण। जब से 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पे हमला किया है और फिर इजराइल ने गाजा पट्टी पे बमबारी कर दी, तब से हजारों लोगों की मौत हो गई है। और ऐसा लग नहीं रहा कि ये समस्या का समाधान बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि कभी कभी खबरें आ रही हैं कि ईरान जो है वो इजराइल पे हमला करने वाला है। फिर उधर अमेरिका और यूरोपीय देश इजराइल के साथ खड़े नज़र आते हैं, तो चाइना और रसिया का एक अलग तरह का मीन्स घेटो बनता जा रहा है। कहने का मतलब कि अभी अभी ठीक से वर्ल्ड कोविड की समस्या से उबरा ही नहीं था, उसके बाद रसिया यूक्रेन का वार अभी भी चल ही रहा है। एक नई तरह का जो समस्या है वो पूरे विश्व के सामने खड़ा हो गया कि कौन किसके समर्थन में खड़ा है। या तो कोई इजराइल के समर्थन में खड़ा है, नहीं तो कोई फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है। पूरा विश्व दो धड़े में बट गया है। इसी पे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको इजराइल के बनने की कहानी बताऊं, क्योंकि जब तक इसको बिना समझे हम जो ये समस्या है, जो पिछले लगभग 100 साल से ये समस्या है, अरबों और यहूदियों के बीच जो मारपीट का जो समस्या है, आप उसको ठीक से नहीं जान पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इजराइल के बनने की कहानी बताता हूँ। जहाँ तक बात है जो अभी का जो फिलिस्तीन है, जिसको पैलेस्टाइन इंग्लिश में बोलते हैं, तो यरूशलेम जो शहर है वो यहूदियों का भी बहुत पवित्र शहर रहा है। वो मुसलमानों के लिए भी प्रसिद्ध शहर है, क्योंकि उनका अलग सा मस्जिद वहाँ है, अलग सा मॉस्क। और वो क्रिश्चियन के लिए भी एक बहुत मैंने प्योर जगह रहा है। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा जगह जो है कि एक बहुत ही कंटेस्टेड शहर है, जिसको कि यहूदी भी अपना मानते हैं, मुसलमान भी अपना मानते हैं, और इस पर क्रिश्चियन भी अपने दावा करते हैं। जहाँ तक बात है मॉडर्न स्टेट ऑफ इजराइल बनने का, तो 1870-1880 के करीब ही जो है कुछ कुछ यहूदी जब मिलते थे तो वो कहते थे कि नहीं, यहूदियों के लिए एक अपना राज होना चाहिए, यहूदियों के लिए एक अपना देश होना चाहिए, जहाँ पे कि यहूदी रह सकें, अपने कल्चर को प्रोक्योर कर सकें, उसको फल फूल कर सकें, और इस तरीके से यहूदियों का जीवन सुरक्षित हो। क्योंकि अगर आप पूरे इतिहास को देखकर आप 1000 साल का इतिहास उठा लें, तो सबसे ज़्यादा किसी धर्म पे अगर दिक्कत किया गया या सबसे अधिक मारा पीटा गया है किसी को, तो वो यहूदी ही है। इस मामले को मीन्स तूल तब मिला जब 1896 में एक ऑस्ट्रो हंगरियन जो जर्नलिस्ट थे, थियोडोर हर्जल, उन्होंने किताब लिखी द ज्यूइश स्टेट। इस किताब में उन्होंने लिखा कि यहूदियों के लिए एक अपना ही देश होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोगों के मन में यहूदियों के खिलाफ नफरत है, उसे यहूदी लोग कहीं भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं। अगर यहूदियों को एक अपना देश मिल जाएगा तो वहाँ पे वो खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे, वो अपने कल्चर को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, और वो जो चाहें सो कर सकते हैं। कम से कम इस भय में तो वो दूसरे देशों में नहीं जिएंगे कि उनको अब मार दिया जाएगा, तो उनके बच्चे को अब किडनैप कर लिया जाएगा या उनकी हत्या कर दी जाएगी। मैंने इस तरीके भय से तो नहीं जिएंगे। फिर 1897 में स्विट्जरलैंड के बसेल में कॉन्फ्रेंस होता है, और वहाँ पे ही है द प्रोमिस्ड लैंड का बात आता है कि हाँ, यहूदियों के लिए एक अपना जगह जरूर मिलेगा। ये द प्रोमिस्ड लैंड बैराक ओबामा वाली किताब नहीं, लेकिन ये बात वहाँ पे उठती है कि नहीं, अब यहूदियों के लिए एक अपना देश चाहिए भी। और उसके बाद थियोडोर हर्जल जो हैं वो फिलिस्तीन की यात्रा भी करते हैं, यरूशलेम शहर भी आते हैं, और कहते हैं कि जो शहर है यरूशलेम, द सिटी ऑफ डेविड, चांदनी रात में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। फिर आता है बात 1905 का, वो 7वीं जियोनिस्ट कॉन्फ्रेंस होती है। जियोनिस्ट का मतलब वो मूवमेंट जो कि एक अलग यहूदी देश का मांग करते हैं। तो वो पहले युगांडा पे विचार करते हैं, फिर अर्जेंटीना के नाम पे विचार करते हैं। उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि नहीं, फिलिस्तीन ही सबसे एक ऐसा जगह है जो यहूदी के लिए एक सबसे सही देश बन सकता है, या जहाँ पे यहूदी बहुत आराम से रह सकते हैं। उसी दौरान क्या होता है कि 20वीं सदी के शुरुआत में जो है रसिया में बहुत सारे यहूदियों को नरसंहार कर दिया जाता है। इस नरसंहार से बचने के लिए यहूदी लोग कुछ अमेरिका भाग जाते हैं, और उस समय के यूएसएसआर के जो यूक्रेन प्रांत था, वहाँ से कई यहूदी लोग आकर यहाँ बस जाते हैं फिलिस्तीन में। उसी टाइम 1909 में पहला किबुत्ज की स्थापना होती है। किबुत्ज का मतलब एक कम्युनिटी सेटलमेंट। अगर आप यहूदियों की बात करें तो वो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, वो एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, वो खेती का काम नहीं करते थे, वो पहले भी व्यापार या शिक्षा से संबंधित काम करते थे, उसी से पैसा कमाते थे, नहीं तो विदेशों से आने वाले दान पे जीवित रहते थे। लेकिन जब किबुत्ज की स्थापना हुई 1909 में, आज भी इजराइल में ये किबुत्ज सेटलमेंट है, तो 1909 में जब पहला किबुत्ज का स्थापना हुआ, तो जो लड़के आए थे यूक्रेन से, उन्होंने कहा कि नहीं, हम ही खेती करेंगे, हम अपना छोटा छोटा दुकान भी चलाएंगे, और इस तरीके से जो हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं वो आपस में सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे। जब धीरे धीरे कुछ और किबुत्ज की स्थापना होने लगी, तो उनमें से वो कहने लगे, फिर लोग ज़मीन खरीदने लगे। अगर आप शुरुआत में देखें, अगर 20वीं सदी की शुरुआत में देखें, तो अरबों और यहूदियों के भी संबंध ठीक थे। यहूदी लोग जो है अरबों के ही जो वहाँ के नेता थे, उन्हीं से ज़मीन खरीदते थे, फिर उनका भी घर खरीदते थे। लेकिन जैसे जैसे मीन्स यहूदी लोग का जनसंख्या यहाँ पे आने लगा, यहूदी लोग पलायन करके यहाँ आने लगे, फिर धीरे धीरे टेंशन होना शुरू हो गया। एक बार तो ऐसा भी आया
कि जो यहूदी लोग हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपने किबुत्ज में जो है किसी भी अरब के लोगों को जो है नौकरी पे रखेंगे नहीं। तो कहने का मतलब टेंशन धीरे धीरे बढ़ ही रहा था। तभी वर्ल्ड वार 1 शुरू हो जाता है 1914 में। उस समय अंग्रेज का ये कहना था पैलेस्टाइन लोगों से कि तुम अभी हमारा साथ दो तो हम तुमको, यहूदियों से वे वादा करते हैं बेल्फोर डिक्लेरेशन में, जो कि 1917 में होता है, कि हम तुम्हें एक अलग यहूदी राज्य बना देंगे। साथ साथ वो अरबों से भी वादा करते हैं कि तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें एक अलग अरब स्टेट बना के देंगे। वर्ल्ड वार 1 खत्म हो जाता है और उसके बाद जो है उस पर मीन्स फ्रांस और ब्रिटेन के बीच एक गुप्त संधि हो जाती है। और ये जो आज का जो फिलिस्तीन का इलाका है, जिसे मैंडेटरी पैलेस्टाइन कहा गया, उस पर जो है ब्रिटेन का कब्जा हो जाता है। साल 1922 में यूनाइटेड नेशन ने ब्रिटेन से कहा कि आप जो है यहूदियों के लिए एक अलग राज्य बनाइए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। धीरे धीरे करके फिलिस्तीन में और भी यहूदी आते गए। 1924 से लेकर 1928 के बीच लगभग 60,000 यहूदी फिलिस्तीन में आए। अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ 1933 में, जब नाजी पार्टी का जर्मनी पे कब्जा हो जाता है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता चला जाता है, यहूदी लोगों को ये लगने लगता है कि ये जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है। फिर और उन पे अत्याचार भी बढ़ने लग जाता है, चाहे वो जर्मनी हो चाहे वो ऑस्ट्रिया हो। और इस तरीके से यहूदी लोग वहाँ से भाग कर जो है फिलिस्तीन में चले आते हैं। उस समय जो यहूदी लोग आते हैं उनमें से कई लोग बड़े व्यापारी थे, कुछ कलाकार थे, कुछ साइंटिस्ट थे, और इस तरीके से करके बहुत ही टैलेंटेड पूल जो है वो फिलिस्तीन की धरती पे यहूदियों का आ जाता है। और इस तरीके से फिलिस्तीन में व्यापार बढ़ने लग जाता है, नए कैफ़े खुलते हैं और हर मीन्स वहाँ पे समृद्धि बढ़ने लग जाती है। फिर आता है जब वर्ल्ड वार 2 से पहले ब्रिटेन को ऐसा लग गया था कि जब इस तरीके से खबरें आने लग गई थी कि कई जगह पे जो है यहूदियों के साथ मारपीट हो रहा है यूरोप के कई देशों में, तो फिर एक इवियन कॉन्फ्रेंस बुलाया गया 1938 में। आप ये जानकर हैरान होंगे कि उसमें किसी भी देश ने अपने यहाँ यहूदियों को आने के लिए बोला नहीं। सबने मना कर दिया कि हम आपको अपने यहाँ पे नहीं रख सकते। अमेरिका भी उस टाइम इसी कोशिश में लगा हुआ था कि मेरे यहाँ कम से कम जो है यहूदी लोग आए। आप बताइए यहूदी लोग भाग के जाते कहाँ? और धीरे धीरे उनकी हालत ख़राब होती गई। वो जिस भी देश में थे वहाँ पे उनके साथ अत्याचार हो रहा था। फिर शुरू हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वार। जर्मनी ने पोलैंड पे हमला कर दिया 1939 में। और उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीतता गया यहूदियों पे अत्याचार बढ़ता गया। अगर आप मानव इतिहास में पिछले 1000 साल में देखें तो सबसे अधिक किसी धर्म के लोगों के साथ अत्याचार हुआ होगा तो वो यहूदी ही हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक चला रहा। उस दौरान लाखों यहूदी मारे गए, उनको मारा गया। बच्चों को मारकर उनके पिता को जो है मजबूर किया गया कि वो उसे दफनाए। गैस चेंबर में उनको मार दिया गया। हॉलोकास्ट, ऑस्विच कैंप, हम लोग सब जानते हैं। और इस तरीके से यहूदियों पे भयानक अत्याचार हुए। 1942 में यहूदियों के ग्रुप ने एक टेलीग्राम भेजा। उसके द्वारा ये था कि जो जर्मनी सेना के एक बड़े प्रसिद्ध सैनिक थे, ऑफिसर थे, हेनरिक हिमलर, उन्होंने ये प्लान कर रखा था कि अब हम यहूदियों का परमानेंट सॉल्यूशन करेंगे, परमानेंट इलाज कर देंगे। और उसी साल जो है लगभग 35 से 40 लाख यहूदियों को प्रूसिक एसिड या साइनाइड से जो है गैस चैम्बर के थ्रू मार देने का ये प्लान था। शुरू में तो लोगों को लगा कि ये अफवाह है, ऐसे कोई कैसे कर सकता है कि 35 से 40 लाख यहूदियों को मारने का प्लान बना सकता है। लेकिन जैसे जैसे खबरें आने लगी कि किस तरीके से पोलैंड में यहूदियों के साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से जर्मनी में ऑस्ट्रिया के साथ अत्याचार हो रहा है, तो लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे। फिर वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुआ और उसके बाद जो है बहुत सारे यहूदी लोग भाग करके फिलिस्तीन आए। उस समय ब्रिटेन ने ऑपरेशन इग्लू चलाया था। आप ये जानकर हैरान होंगे, ये इसलिए चलाया गया था ताकि यहूदी लोग दूसरे जगह से भागकर फिलिस्तीन ना आए। और जब भी कोई आता था तो उसको वहाँ वो जहाज़ से पकड़ के साइप्रस के डिटेंशन सेंटर में भेज देते थे। जब बहुत सारे जर्मन लोग जब हॉलोकास्ट से जब छूटे तो उनको जो है वापस से जर्मनी और ऑस्ट्रिया भेजना पड़ा। ऑस्ट्रिया को भेज दिया गया। वहाँ पे वो बिल्कुल नहीं जाना चाहते थे। कोई भी उस जगह पे कैसे जाना चाहेगा जहाँ पे उसके माँ की हत्या हुई, जहाँ पे उसके बाप की हत्या हुई, जहाँ से उसको सब कुछ छोड़ के आना था। और वहाँ पे जो मिस्र देशों के सैनिक लोग थे वो यहूदियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे। इसी पे एक अमेरिकी अधिकारी ने अमेरिका के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन से कहा था कि हमें और नाजी पार्टी के सैनिक अधिकारियों में यही अंतर है कि हम बस इनको मार नहीं रहे हैं, मतलब कि हम इनके साथ उतना ही खराब व्यवहार कर रहे हैं। और फिर धीरे धीरे करके जो है इस तरीके से
फिलिस्तीन में जो है यहूदी लोग का आना चलता गया। नवंबर 1947 में यूनाइटेड नेशन ने ये चीज़ कह दिया कि एक अलग यहूदी स्टेट बनेगा। शुरू में तो ये जो यहूदी लोग थे, जो ज्यूइश एजेंसी थे, जो कि मीन्स इस पर सक्रिय बढ़ चढ़ के भाग ले रहे थे, उनको भी ये उम्मीद नहीं था कि एक अलग यहूदी देश का गठन हो पाएगा। लेकिन अमेरिका ने अपने ताकत का उपयोग करके और फिर फ्रांस, बाकी दूसरे देशों के समर्थन से ये पास करा लिया कि एक नया देश बनेगा नवंबर 1947 में। इसके मुताबिक जो समय का फिलिस्तीन राज था उसका 57% एरिया इजराइल को मिलना था यहूदी के लिए, और 43% इलाका जो है वो आपको अरबों के लिए मिलना था। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 1919 में ब्रिटेन ने जब वहाँ पे कब्जा कर लिया तो एक सेंसस कराया था। उस समय के मुताबिक 1919 में फिलिस्तीन में लगभग 7 लाख अरब रहते थे और यहूदियों की संख्या लगभग 70,000 थी। तो आप देखिए कि मतलब लगभग 10% पॉपुलेशन है 1919 में। और जो अरब और यहूदियों के बीच जो टेंशन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा था, पहला लड़ाई घटना का जो झड़प है वो 1920 में ही हो गया था तेल अवीव में। फिर 1921 में लड़ाई हुआ। 1920 में जो लड़ाई हुई वो जेरूसलम में हुआ, और फिर 1921 में लड़ाई हुआ वो जाफा, तेल अवीव इन सब इलाकों में हुआ, जिसमें 50 के लोग लगभग मारे गए थे। तो कहने का मतलब अगर आप लड़ाई झगड़े का इतिहास देखें तो ये लगभग साल 1920 से है और आज हम 2023 में इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो ये लगभग 100 साल से पुराना जो है ये कन्फ्लिक्ट का इतिहास है, ये झगड़े का इतिहास है। फिर 1948 के मई महीने में जो जियोनिस्ट मूवमेंट के एक बहुत बड़े नेता थे डेविड बेन गुरियन, वो आते हैं और फिर 14 मई को जो है वो अनाउंस करते हैं कि आज से एक नया इजराइल बन गया है। रात भर यहूदी लोग खुशी से नाचे क्योंकि उनको एक नया देश मिल गया था। और लेकिन उसके बाद ही ये लड़ाई शुरू हो गया और इनको पता था कि झगड़ा शुरू होने वाला, क्योंकि अरब देशों के लोग जो थे वो बिल्कुल ये मानने को तैयार नहीं थे कि वो यहूदी लोग को एक अपने बगल में एक अलग देश दें। यहाँ पे बहुत सारे इतिहासकारों का ये मानना है कि अरब के लोगों ने बहुत बड़ी गलती की। अगर आप वर्ल्ड वार 2 को देखें 1939 से 1945 तक यहूदियों के साथ बहुत अत्याचार हुए, हर तरह का कुकर्म उनके साथ हुआ, उनको गैस चैम्बर में मारा गया। तो पूरे दुनिया की सहानुभूति उनके साथ थी। उस समय अरब के लोगों को यह मान लेना चाहिए था कि हम चलो यहूदियों को एक अलग देश दे दें ताकि वहाँ पे ये सुरक्षित रहें, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकें। लेकिन वहाँ पे उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इन लोगों ने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। धीरे धीरे वहाँ पे जो है छोटा मोटा झगड़ा फसाद शुरू हो गया। उसमें ऐसे कहते हैं कि उस टाइम के बाद जो इजराइल का जो एक हथियारबंद समूह था हगना, अब बाकी दूसरे भी जो छोटे छोटे हथियारबंद समूह थे, उनका ये कोशिश था कि फिलिस्तीन में जितने भी रह रहे लोग हैं उनको अधिक से अधिक भगा दिया जाए। वहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया जाता है एक दीर यासीन गांव का, जिसमें 600 मुसलमान रहते थे। उस पर एक यहूदी सशस्त्र बल ने हमला कर दिया और लगभग 200 से अधिक लोग उसमें मारे गए थे। तो ऐसा कहते हैं कि जो यहूदी लोग के जो सशस्त्र बल के लोग थे उनका ये चीज़ था कि अधिक से अधिक अरबों को यहाँ से भगा के दूसरे देश भेज दिया जाए, चाहे वो मिस्र भाग जाएँ, चाहे जॉर्डन भाग जाएँ, चाहे इराक भाग जाएँ, लेकिन वो यहाँ पे नहीं रहे ताकि यहाँ पे अधिक से अधिक इजरायली लोग का सेटलमेंट हो सके। और फिर अरब देशों ने मानने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि हम मुसलमानों के बीच एक यहूदी राज्य रहेगा ही क्यों, और प्लस कुछ फिलिस्तीनियों का ये कहना था कि हम अपना जगह क्यों छोड़ें। तब तक 9 लाख लगभग मुसलमान जो है उस पैलेस्टाइन स्टेट में रहते थे। एक बात याद करें, जब इजराइल का गठन हुआ 14 मई 1948 को, तो उस टाइम जो उनके जो नेता थे डेविड ने, उसने ये कहा था कि हमारे साथ मुसलमान भी रह सकते हैं, हमारे साथ दूसरे कौम के लोग भी रह सकते हैं, हम दूसरे देशों के साथ जो है प्यार से रहेंगे, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने सीधे कह दिया था कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ यहूदी रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और जुलाई महीने में युद्ध छिड़ गया और उसमें जो कई सारे अरब मुल्क हैं एक साथ मिलकर उन्होंने इजराइल पे हमला कर दिया, जिसमें जॉर्डन था, जिसमें इजिप्ट था और बाकी दूसरे देश थे। यहूदियों लोग को ये चीज़ पता था कि उनके साथ सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ क्या है, उससे पहले भी उनके साथ क्या हुआ, इसलिए वो जान रहे थे कि ये 3 साल बाद उन पर ये खतरा आया है। और अगर उन्होंने जी जान से इस लड़ाई को नहीं लड़ा, आखिरी लड़ाई समझ के ये लड़ाई नहीं लड़ा, फिर उनके लिए दुनिया में कोई भी जगह नहीं बच जाएगा, क्योंकि उन्होंने देख रखा था कि दुनिया ने उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट किया। और फिर यहूदियों ने शानदार लड़ाई लड़ी और उन्होंने जितना जगह यूनाइटेड नेशन ने उनके लिए सैंक्शन किया था उससे ज़्यादा ही जगह पे उन्होंने कब्जा कर लिया। और फिर इस तरीके से एक इजराइल राज्य का गठन होता है।
और फिर इजराइल का तो गठन पहले ही हो गया था और इजराइल के पास अब और अधिक ताकत मिल गया, ज़मीन मिल गया। और जो 9 लाख लगभग अरब लोग वहाँ रहते थे, उसमें से 7.5 लाख अरब जो है इजराइल छोड़ के भाग जाते हैं। उस टाइम जो आज का गाजा पट्टी है, जहाँ पे कि आप बमबारी की घटना सुन रहे हैं, उस पर मिस्र का कब्जा हो जाता है और जो वेस्ट बैंक है उस पर जॉर्डन का कब्जा हो जाता है। लेकिन 1967 में जब फिर से लड़ाई होता है तो इजराइल जो है उस टाइम वेस्ट गाजा पट्टी को भी अपने कब्जे से बाहर ले लेता है। उसके बाद उस टाइम तो वो इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला को भी अपने कब्जे में ले लेता है। फिर वो वेस्ट बैंक को वो जॉर्डन से अपने कब्जे में छुड़ा लेता है। और जो सबसे पवित्र यरूशलेम शहर है, जो कंटेस्टेड सिटी है, जिसके बारे में यूनाइटेड नेशन ने जब पास किया था, बोला था कि ये इंटरनेशनल वॉचडॉग के अंदर रहेगा, माने इस पे अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है ये इस पे रूल करेंगे, ये उनके रूल के अंदर रहेगा। उसका जो वेस्ट जेरूसलम है वो तो इजराइल ने अपना कब्जे में ले रखा है, प्लस जो ईस्ट जेरूसलम है उसने भी उसको अपने कब्जे में ले लिया। और इस तरीके से जो है, जो आप मॉडर्न इजराइल देख रहे हैं वो आपको इस तरीके से दिखता है। तो कहने का मतलब, इस समस्या का समाधान निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीता जा रहा है, बाद में समस्या का समाधान निकालने का कोशिश भी हुआ। इसमें यासीर अराफात और उस टाइम के जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर थे रबिन, इन लोगों ने मिलकर कोशिश भी की, लेकिन इजराइल के जो कट्टरपंथी लोग थे उन्होंने रबिन की हत्या कर दी। तो कहने का मतलब, आज के वक्त ऐसा हो गया है कि चाहे हम गाजा स्ट्रिप की बात करें या फिलिस्तीन की बात करें, तो वहाँ भी कट्टरपंथी लोगों का बहुत बड़ा एक संख्या है। और अगर हम इजराइल स्टेट की बात करें तो वहाँ भी कट्टरपंथी लोगों का एक बहुत बड़ा संख्या है। आप खुद वहाँ के विदेश, जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी बात सुने, याव लेवेंट की, तो आपको लग जाएगा कि नहीं, कट्टरपंथ ही डोमिनेट कर रहा है वहाँ के पॉलिटिक्स को। इसलिए अब इजराइल को इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। और एक 2 स्टेट सॉल्यूशन का जो बात कहा जा रहा है कि भाई एक तो इजराइल है, दूसरा जो फिलिस्तीन लोग के लिए जो अलग देश है वो उनको दे दिया जाए, ताकि वो भी लोग सॉवरेनिटी के साथ रह सकें, एक अच्छा जीवन जी सकें, अपने देश को आगे बढ़ा सकें। और इजराइल तो, जो कि लगभग अभी इजराइल 23,000 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया, अगर आप वेस्ट बैंक जोड़ दें तो लगभग 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का देश है, ये तो संप्रभु है ही। तो फाइनल अब यही बात है कि देखिए इसका सॉल्यूशन कहाँ पे निकलता है। इन दोनों देशों के नेताओं को मिलकर जो है वही बैठ के सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कट्टरपंथ के राह पे चलेंगे तो वो कभी किसी चीज़ के सॉल्यूशन निकलना ही नहीं देगा। वो हमेशा चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करता है, हमेशा चीज़ों को बांट के रखता है, और फिर कभी जो है शांति नहीं आ सकती है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द चंद्रभूषण शो। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।